हमें पता है, सबसे पहले हमें पैथोलॉजी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे कि को बीइंग मेडिकल स्टूडेंट आप डिफाइन करो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये डिजीज की जो नेचर होती है, बीमारी की, एक तो ये पेन सारे खुले रह जाते हैं इनके मुंह, डिजीज की एसेंशियल नेचर। अब नेचर में क्या चीजें आ जाती हैं? हम कहते हैं ना कि इस बंदे की नेचर ऐसी है, तो उसमें हम बताते हैं कि ये गुस्सा करता है, नहीं करता, इस तरह नहीं करता। पैथोलॉजी जो है ये किसी भी आ जाती हैं, जरूरी जो उसकी नेचर है, उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। इसमें आते हैं साइन, इस डिजीज के साइन क्या हैं, इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा इस डिजीज की पैथोजेनेसिस क्या है, इस डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इस डिजीज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉर्फोलॉजिक कंसीक्वेंसेस क्या हैं, कंसीक्वेंसेस क्या है। ये वो नेचर हैं, खसूसियात हैं किसी भी बीमारी की। और जब आप इन किसी भी बीमारी की इन खसूसियात का मुताला करते हो तो इसको कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एसेंशियल नेचर ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज की एसेंशियल नेचर में ये चीजें होती हैं। हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। साइन किसे कहते हैं? साइन हर वो चीज जो एक डॉक्टर देखे। साइन आर सीन बाय डॉक्टर, साइन आर सीन बाय डॉक्टर, साइन आर सीन बाय डॉक्टर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मरीज आता है और मरीज कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो मैं जब थोड़ा सा चलता हूँ तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। आप बीइंग ए डॉक्टर क्या करते हो? उसका जो है आई लिड, जो लोअर आई लिड है, वो थोड़ी सी इस तरह करके देखते हो कि आंखों के अंदर उसकी जो सुर्खी है वो पेल तो नहीं हो गई। अगर वो पेल हो गई, या उसको कहते हो कि हाथ इस तरह करो, जब वो हाथ इस तरह करता है तो हाथ उसके पेल होते हैं, इस तरह सुर्ख नहीं होते। तो आपको आइडिया, उसको अपने हाथों के साथ कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि इस बंदे की तो एच बी कम है, यानी इस बंदे को इनीमिया है, इस बंदे के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, इसको इनीमिया है। तो जो चीज आपने देखी ये एक साइन है। मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे के आंखों के अंदर हेमरेज हो गया है, रेटिनल हेमरेज हो गया है, या सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो गया है, उसकी आंखें सुर्ख है, तो वो तो आपको नजर आ रही है। यानी एनीथिंग, एनी चेंज विच इज सीन बाय द डॉक्टर इज कॉल्ड साइन। सिम्टम क्या है? ये वो चीज है जो मरीज आपको बताता है। सिम्टम्स आर टोल्ड बाय पेशेंट। मरीज आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है। सिम्पटम की मिसाल क्या है? हेडेक। अब हेडेक तो डॉक्टर को नजर नहीं आता ना, ये तो मरीज ने बताना है। तो हेडेक एक सिम्पटम, लेकिन साइन वो चीज है जो आपको नजर आता है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ, सब कंजक्टाइवल पालर, पालर कहते हैं जर्द होने को। जब बंदे के जिस्म में एचबी कम हो जाए तो उसकी आंखों के अंदर जो रेडनेस होती है, आंखों की आई लिड्स में, वो कम हो जाती है। या हम सिंपल इक्टेरस कह देते हैं। इक्टेरस, इक्टेरस किसे कहते हैं? जब जॉन्डिस किसी बंदे को हो जाए, या जॉन्डिस हम कह देते हैं। जॉन्डिस देखो, जब एक मरीज आपके पास आता है, उसको हेपेटाइटिस हुआ है, वो येलो हो गया है, जॉन्डिस हो गया है उसको, वो तो आपको नजर आ रहा है। तो ये एक साइन है। जॉन्डिस इज ए साइन, it is seen by a doctor. Symptom is any complaint which is told by the patient, which you cannot see, which doctor cannot see, उसको कहते हैं सिम्टम। जैसे हेडेक हो गया, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया। ब्लरिंग ऑफ विजन, डॉक्टर साहब मुझे धुंधला धुंधला नजर आता है। तो अब ये आप देख तो नहीं सकते ना कि इसको धुंधला नजर आता है या नहीं, ये तो मरीज आपको बताएगा। तो ये
जो है सिम्पटम्स है। डॉक्टर साहब मुझे वीकनेस फील हो रही है, तो वो वीकनेस आपको नजर तो नहीं आती ना, वो तो मरीज बताएगा। तो ये सारी जो है सिम्पटम्स है। इसके बाद है पैथोजेनेसिस। किसी भी बीमारी के साइंस के बारे में पढ़ने को पैथोलॉजी कहते हैं। किसी भी बीमारी के जो अलामात हैं, सिम्पटम, उसके बारे में जानने को पैथोलॉजी कहते हैं। किसी भी बीमारी की जो पैथोजेनेसिस है उसके बारे में स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं? बल्कि उससे भी पहले एक और चीज लिख ले, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, ETIOLOजी। इटियोलॉजी कहते हैं काज को। किसी भी बीमारी की जो काज होती है उसके बारे में भी पैथोलॉजी जो है वो आपको इटियोलॉजी के बारे में बताती है। अब ये काज जेनेटिक भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया एक डिजीज है, इसकी इटियोलॉजी यानी काज क्या है? जेनेटिक है, क्रोमोसोम्स का मसला होता है। तो इसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। तो थैलेसीमिया की इटियोलॉजी यानी काज क्या हो गया? जेनेटिक। काज यानी जिसको इटियोलॉजी भी कहते हैं, ये जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। जेनेटिक वो कि जो मसला जो है बचपन से हो किसी भी पेशेंट को, और जिन जीन्स में मसला हो, तो हम कहेंगे कि जैसे थैलेसीमिया का मसला बचपन से ही होता है, जीन्स का मसला है, तो हम कहेंगे कि द इटियोलॉजी ऑफ द थैलेसीमिया इज जेनेटिक। मतलब इटियोलॉजी का मतलब होता है काज। तो इटियोलॉजी या काज जेनेटिक भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। अगर जीन्स की वजह से हो तो हम कहेंगे कि जेनेटिक, अगर एक्वायर्ड हो यानी बाद में हो जाए तो हम इसको एक्वायर्ड कहेंगे। बाद में हो जाए कि एक मिसाल हमारे पास क्या है? COPD। देखो जो लोग, या एम्फाइसीमा, जो मैं एम्फाइसीमा की एक मिसाल दे देता हूँ। देखो हमारे पास लंग्स के अंदर ये ईयरवे है, ये एल्विलाई है, ये मुंह है, लेट सपोज। यहाँ से हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों के जो ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, सबसे आखिर में एक एल्विलाई होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, अच्छा, इन एल्विलाइज की दीवारों में इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, और इन इलास्टिक टिश्यूज की वजह से ये जो एल्विलाई होती हैं, ये अगर जब हवा अंदर आती है तो ये इस तरह फूलते हैं, और फिर इन इलास्टिक टिश्यूज की वजह से ये दोबारा कंप्रेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा सिगरेट पिए तो इसके ये इलास्टिक टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। जब इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो जाए तो इनके अंदर जब हवा आती है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, लेकिन फिर ये कोलैप्स नहीं होते। उनके कोलैप्स तो इन्होंने इन इलास्टिक टिश्यूज की वजह से होना था। तो वो इलास्टिक टिश्यू, इम्फाइसीमा एक बीमारी है, उसमें ये खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं इलास्टिक टिश्यू। तो ये जो एल्विलाई हैं ये परमानेंटली डायलेटेड होते हैं। तो जब परमानेंटली डायलेटेड होते हैं तो इन लोगों को, इस बीमारी को हम एम्फाइसीमा कहते हैं। फिर हम पैथोलॉजी में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो बताना ये चाहता हूँ कि ये बीमारी हुई किस वजह से? क्या ये जीन्स की वजह से हुई? नहीं, ये सिगरेट पीने की वजह से हुई। तो इस बीमारी की जो इटियोलॉजी है यानी काज है, ये जेनेटिक नहीं है बल्कि एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड का मतलब ये पहले नहीं थी, ये बाद में हो गई किसी भी वजह से। जैसे इस एग्जाम्पल में सिगरेट पीने की वजह से ये बीमारी हो गई। तो एटियोलॉजी हो गई। इसके बाद पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस कहते हैं किसी भी डिजीज की टेम्पोरल सीक्वेंस। टेम्पोरल सीक्वेंस का क्या मतलब? एक बीमारी के अंदर पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद इस तरह हो गया, उसके बाद ये डिजीज फाइनल स्टेज पे आ गई। तो ये जो स्टेप वाइज एक डिजीज डिवेलप होती है, इसकी जो टेम्पोरल सीक्वेंस है, टेम्पोरल सीक्वेंस का मतलब टाइम के हिसाब से कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये स्टेप हुआ, उसके बाद ये स्टेप हुआ, उसके बाद ये स्टेप हुआ। तो ये जो सीक्वेंस है, टेम्पोरल सीक्वेंस, इन टाइम के हिसाब से जो आप सीक्वेंस बता रहे हो कि पहले 10 दिन में ये हुआ, फिर 5 दिन में ये हुआ, फिर अगले 5 दिन में ये हुआ, फिर अगले 3 दिन में ये हुआ। तो ये जो टाइम के हिसाब से आके आप एक सीक्वेंस बता रहे हो, यानी टेम्पोरल सीक्वेंस बता रहे हो किसी भी डिजीज के डिवेलप होने में, इस सीक्वेंस को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। इस सीक्वेंस को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे जो है आप पैथोजेनेसिस बताओ इसकी,
एम्फाइसीमा की। तो आप उसको कहोगे कि इस पेशेंट ने सबसे पहले सिगरेट पीना शुरू की। जब इस बंदे ने सिगरेट पीना शुरू की तो सिगरेट पीने की वजह से इसके सिगरेट के अंदर निकोटीन और बाकी जो है बहुत ही खतरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं वो इस बंदे के फेफड़ों में आए। जब वो फेफड़ों में आए तो यहाँ पे जो है इन्होंने फ्री रेडिकल्स बनवाए और न्यूट्रोफिल आए। न्यूट्रोफिल ने रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज बनाई। उन रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज के बनने की वजह से यहाँ पे जो है एक एंजाइम था अल्फा वन एंजाइम था। वो एंजाइम जो है वो डैमेज हुआ। जब वो एंजाइम डैमेज हुआ तो उसकी वजह से इलास्टिक टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप वाइज आप बता रहे हो कि ये डिजीज डिवेलप कैसे होती हैं, तो इस टेम्पोरल सीक्वेंस की स्टडी को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन है कि इस डिजीज की वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हुई। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को एनीमिया हो जाए। एनीमिया का मतलब ये है कि इस बंदे के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी। इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होंगी। तो पैथोजेनेसिस की मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट सपोज एक बंदे को शुगर है, ठीक है, डायबिटीज है। अब डायबिटीज की वजह से इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। डायबिटिक मीन शुगर, नेफ्रोपैथी मीन किडनी का डैमेज हो जाना। नेफ्रो मीन नेफ्रॉन यानी किडनी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी मीन शुगर की वजह से किडनी का डैमेज हो जाना। अब ये एक बीमारी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी की पैथोजेनेसिस बताओ, तो आप उसको कहोगे कि जब एक बंदे के ये लेट सपोज एफेरेंट आर्टीरियोल है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, ये डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट, और ये नीचे फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर ये यूरिन। ये एफेरेंट आर्टीरियोल, फिर ये यहाँ पे कैपिलरीज, फिर ये इफेरेंट आर्टीरियोल। ये लेट सपोज ये मैंने एक नेफ्रॉन बना दिया, इसकी आप इसको एक किडनी समझो, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन रहता है। हम कहेंगे कि जब किसी बंदे के ब्लड, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड है, जब किसी बंदे के ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होती है, तो जब ये ग्लूकोज ज्यादा होती है ये आके इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आती हैं। तो ये ज्यादा ग्लूकोज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की दीवारों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और ये डिपॉजिट होते होते ये बोमिन कैप्सूल और बोमिन स्पेस के अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जब ये डिपॉजिट होती हैं तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और बोमिन कैप्सूल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो एल्बुमिन को ब्लड के अंदर मौजूद नेगेटिवली चार्ज एल्बुमिन को यहाँ से फिल्टर होकर यूरिन में जाने नहीं देते, क्योंकि यूरिन नेगेटिव charge of the Bowman space, Bowman capsule will repel the negative charge albumin। तो एल्बुमिन इधर से गुजर नहीं सकता, वो ब्लड में इसीलिए होता है। लेकिन जब ज्यादा शुगर होगी तो उसकी वजह से इस बंदे के ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डैमेज होंगी। कैपिलरीज डैमेज होगी तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी। फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो ये किडनी काम नहीं करेगी। जब किडनी काम नहीं करेगी, हम कहेंगे कि इस बंदे को नेफ्रोपैथी हो गई, अब ये नेफ्रॉन डैमेज हो गया। तो ये जो डिजीज होगी ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये जो सीक्वेंस है ये इसकी पैथोजेनेसिस। कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, शुगर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज एक डिजीज है, अगर आप इसको कंट्रोल ना करो तो इसकी वजह से किडनीज डैमेज हो जाती हैं। तो ये जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन के बारे में जो स्टडी होती है वो भी पैथोलॉजी में आती है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ऐसे थी, ऐसे देखो ऐसे थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा शुगर इन दीवारों में डिपॉजिट हुआ तो इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी वो ऐसे हो गई। तो ये एक स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गई। तो किसी भी बीमारी की वजह से जब नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी और नॉर्मल फंक्शन चेंज हो जाए तो इस चेंज है, ठीक है।
समझ आ रही है आप लोगों को? सही है, समझ आ रही। ठीक है। तो ये हमारे पास पैथोलॉजी की एक डिफिनीशन थी, ठीक है, जिसमें हम किसी भी डिजीज की जो एसेंशियल नेचर होती है वो पढ़ते हैं। अब किसी भी डिजीज की एसेंशियल नेचर क्या है? साइन, सिम्टम, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, कॉम्प्लिकेशन। अगर आप एक डिजीज है डायबिटीज, उसको ले ले, तो डायबिटीज का साइन क्या है? आपको क्या नजर आएगा कि इस बंदे में जो है वो डायबिटीज है? डायबिटीज कोई खास साइन नहीं है कि आपको बाहर से नजर आए कि इस बंदे को डायबिटीज है। सिम्टम क्या है? मरीज आपको क्या बताएगा? जब शुगर ज्यादा होगी तो मरीज को उल्टियां आएंगी, उसका जो है हार्ट बीट उसकी अजीब होगी, उसको हेडेक होगा, उसको पेन होगी, वगैरह वगैरह, ये सिम्टम है। इटियोलॉजी क्या है? शुगर इसको हो क्यों गई है? अब डायबिटीज दो तरह का होता है, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2। जेनेटिक कंपोनेंट उनमें ज्यादा होता है, इसलिए जिनके बाप दादा को शुगर हो तो उनके बच्चों में और पोतों वगैरह में भी शुगर के चांसेस ज्यादा होते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? कैसे डिवेलप होती हैं डायबिटीज? वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं, आपका जो ऑटो इम्यून जो इम्यून सिस्टम है वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। या आपके जिस्म के सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन के रिसेप्टर हो जाते होते हैं, वो मोटापे की वजह से वो रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। तो जब इंसुलिन के रिसेप्टर खराब हो जाए, आपको डायबिटीज हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? शुगर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वो इस तरह आ जाती हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। एक तो हो गया ये। अब पैथोलॉजी में आप जो एग्जामिनेशन करते हो किसी भी टिश्यू की, किसी भी डिजीज्ड टिश्यू की आप एग्जामिनेशन करते हो, तो एग्जामिनेशन दो तरह की है। एक ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन वो जो आप को जो 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 है आपको क्लियरली नजर आए, ग्रास कहते हैं बड़े को, जो आपको नजर आए। मिसाल के तौर पर ग्रास एग्जामिनेशन अगर आप एक इसकी करो, लीवर की करो। लीवर जो कि जिसके अंदर सिरोसिस हो चुकी है, जो कि डैमेज हो चुका है, तो आपको नजर आएगा कि जो सिरोटिक लीवर होगा, जो डैमेज हो चुका होगा, उसके जो बॉर्डर्स होंगे, नॉर्मल लीवर के बॉर्डर इस तरह होते हैं, स्मूथ होते हैं, लेकिन सिरोटिक जो लीवर होता है उसके जो बॉर्डर होंगे वो इस तरह होंगे। तो ये लीवर तो अगर आप देखो भी अपनी आंखों से तो आपको ये जो चेंज है वो नजर आएगी। तो ग्रास एग्जामिनेशन जो है उसमें आप मेजर कंपोनेंट्स देते हो देखते हो, जैसे साइज। आपको फौरन पता चल जाएगा कि लीवर का साइज बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है, क्योंकि साइज तो आंखों से नजर आता है। शेप उसकी आपको आंखों से नजर आ जाएगी कि इसकी शेप स्मूथ है या इरेगुलर हो गई है। तो साइज, शेप, कलर, ये सारी चीजें ग्रास एग्जामिनेशन में आपको नजर आती हैं। जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नाम से ज़ाहिर है, इसमें फिर आप उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के माइक्रोस्कोपिकली देखते हो। ग्रास एग्जामिनेशन में आप अपनी आंखों से इसका मुताला करते हो कि इस टिश्यू का रंग कैसा है, ये जो टिश्यू मैंने उठाया हुआ है इसका साइज कैसा है, इस टिश्यू की कंसिस्टेंसी क्या है, स्मूथ है, हार्ड है, इस टिश्यू का कलर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ग्रास में आती हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक है ये माइक्रोस्कोप के नीचे अब आप देखते हो। अब जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको इस टिश्यू के ऊपर कुछ स्टेन डालना होता है, कुछ रंग डालना होता है, तब माइक्रोस्कोप के नीचे आपको वो चीजें पहचान में आएंगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक टिश्यू है, ये लेट्स सपोज इस टिश्यू का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब मैं एक माइक्रोस्कोप के नीचे डालता हूँ मुझे ये कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसके ऊपर एक जो है वो ना डाल दूं, स्टेन ना डाल दूं, स्टेन। स्टेन इसके ऊपर डालूंगा, लेट सपोज मैंने इसके ऊपर एक स्टेन डाली, उस स्टेन का नाम है हेमाटोजाइलिन। ये एक स्टेन है। मैंने ये स्टेन इस टिश्यू के ऊपर डाली, फिर मैंने इस टिश्यू को अब उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। तो जब मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होगा उसका जो कलर होगा वो ब्लू से पर्पल हो जाएगा, ब्लू से पर्पल हो जाएगा। जो बैक्टीरिया होंगे, अगर इस टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया पड़े हुए हों और मैं इसको डालूं तो बैक्टीरिया का जो कलर होगा वो भी ब्लू से पर्पल हो जाएगा।
जो कैल्शियम अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है इस टिश्यू के अंदर, वो भी पर्पल हो जाएगा। ठीक है। हेमाटोजाइलिन डाई जब आप किसी भी टिश्यू के ऊपर डालोगे तो कुछ चीजें हैं जिनका कलर ब्लू से पर्पल हो जाएगा। जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियाई का जो वो है वो पर्पल हो जाएगा, बैक्टीरिया का। तो मेरे पास एक टिश्यू है, मैं इसके ऊपर हेमाटोजाइलिन डालता हूँ, अब जो कलर है वो पर्पल हो गया है। तो ये जो पर्पल कलर है, या तो इस टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया है, या ये इस टिश्यू के अंदर न्यूक्लियस है, या इस टिश्यू के अंदर कैल्शियम है। क्योंकि हेमाटोजाइलिन जो जो स्टेन है, ये न्यूक्लियस को, बैक्टीरिया को, कैल्शियम का जो कलर है वो पर्पल कर देता है। इसी तरह एक और डाई है हमारे पास, यूजिन, EOSIN। अगर आप इस टिश्यू को जो मैंने आपको दिया है इसके ऊपर यूजिन वो डालते हो, स्टेन डालते हो, उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जो है आप करते हो, तो उसमें आपको जो यूजिन है वो पिंक को रेड के साइटोप्लाज्म पिंक होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये टिश्यू के ऊपर यूजिन डालोगे तो इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, इसका कलर पिंक से रेड हो जाएगा। ठीक है। अगर इस टिश्यू के अंदर कोई आरबीसीज हैं, आरबीसीज आरबीसीज नॉर्मली रेड कलर के होते हैं, लेकिन अगर आप इस टिश्यू के ऊपर यूजिन डालोगे और अंदर आरबीसीज पड़े हों, तो वो आरबीसीज रेड की बजाय, सॉरी, पिंक की बजाय क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसके अंदर कोई कोलाजिन टिश्यू पड़ा हुआ है, कोलाजिन टिश्यू नॉर्मली पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर यूजिन डालो और इस टिश्यू के अंदर कोलाजिन पड़ा हुआ हो, तो कोलाजिन का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ये बेसिकली आप जब माइक्रोस्कोप, लेट्स सपोज मैं आपको ये टिश्यू देता हूं और आपको कहता हूं कि मुझे बताओ कि माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि जाहिर है आप आंखों से तो आपको बैक्टीरिया नजर आएगा नहीं, मैं आपको कहूं मुझे बताओ कि इस टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया है या नहीं है, तो आप वो टिश्यू उठाते हो, इसको मैं इसके ऊपर हेमाटोजाइलिन डाई डालते हो। जब हेमाटोजाइलिन डाई डालते हो तो इस टिश्यू के अंदर आपको पर्पल कलर की चीजें नजर आ जाती हैं। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ा करते हो तो आपको नजर आ जाता है कि ये तो पर्पल बैक्टीरिया है। तो यानी स्टेन यूज करनी पड़ती है। स्टेन आपके पास या हेमाटोजाइलिन स्टेन होगी या यूजिन स्टेन होगी। कुछ चीजें हेमाटोजाइलिन से कलर चेंज करती हैं, कुछ चीजें यूजिन से कलर चेंज करती हैं। ये दो तरह के आपके पास वो हैं, क्या कहते हैं, स्टेन्स हैं। और ग्रास एग्जामिनेशन वो चीजें जो आपको अपनी आंखों से नजर आए, आर्गन का साइज बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है आपको नजर आएगा, आर्गन का कलर पेल हो गया है आपको नजर आएगा, आर्गन का जो काउंटर है, जो उसकी कंसिस्टेंसी है, उसके जो एज हैं, ये कैसे हैं, स्मूथ है या रफ है, ये चीजें आप एग्जामिनेशन कहते हैं। जो चीज आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो उसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। कुछ हमारे पास और भी हैं, और किस्म की भी स्टेन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक टिश्यू दूं और आपको कहूं कि यार इसमें आप जरा मुझे बताओ कि इसके अंदर, ये एक टिश्यू है, इसके अंदर मुझे बताओ कि इसके अंदर कोलाजिन टाइप 3 है या नहीं है। कोलाजिन की कई किस्में हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैं आपको कहूं कि मुझे बताओ कि इस टिश्यू के अंदर कोलाजिन टाइप 3 है या नहीं, तो आप ये टिश्यू उठाओगे और इसके ऊपर एक खास किस्म की स्टेन डालोगे। उस स्टेन का नाम क्या है, रेटिकुलिन। रेटिकुलिन जिन इसके अंदर हुआ तो रेटिकुलिन स्टेन उस कोलाजिन के ऊपर बैठ जाए और वो कोलाजिन आपको बाकी टिश्यू से डिफरेंट नजर आएगा। कि बाकी टिश्यू के ऊपर तो रेटिकुलिन स्टेन काम नहीं करेगा, लेकिन कोलाजिन के ऊपर करेगा, तो वो कोलाजिन का कलर और बाकी टिश्यू का कलर डिफरेंट हो जाएगा, आपको कोलाजिन क्लियरली नजर आ जाएगा। एक और है आपके पास एसिड फास्ट बेसिल। लेट्स सपोज मैंने आपको एक स्पुटम दिया, टीबी वाले मरीज का एक स्पुटम जो बलगम होता है वो दिया, और मैंने आपको बताया कि भाई मुझे बताओ कि इसके अंदर जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी होती है, वो इसके अंदर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस स्पुटम को उठाओगे और इस स्पुटम के ऊपर एक डाई है, एक स्टेन है जिसका नाम है एसिड
फास्ट बेसिलाई स्टेन, वो स्टेन इसके ऊपर डालोगे। अगर इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया हुआ जिसकी वजह से टीबी होती है, तो ये जो स्टेन है ये इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है, तो इस बैक्टीरिया का कलर डिफरेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू स्पूटम के अंदर जो बाकी चीजें हैं, तो आपको क्लियरली वो बैक्टीरिया नजर आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि मुझे बताओ कि इस टिश्यू के अंदर आयरन है या नहीं है। आयरन जो होता है Fe, आयरन। आप इस टिश्यू को उठाओगे, इस टिश्यू के ऊपर एक खास किस्म का स्टेन होता है जिसको कहते हैं प्रशियन PRUSSIAN ब्लू स्टेन। अगर इसके अंदर आयरन हुआ के ऊपर बैठ जाता है, आयरन का कलर बाकी टिश्यू से डिफरेंट हो जाएगा, आपको इजीली आयरन नजर आ जाएगा। तो अगर आपने किसी भी टिश्यू के अंदर वो चीजें देखी हैं जो आंखों से नजर नहीं आती, जैसे अब आयरन आंखों से नजर नहीं आता कि इसके अंदर है या नहीं है, बैक्टीरिया तो आंखों के अंदर नहीं आता कि इसके स्पूटम के अंदर है या नहीं है, कोलाजिन तो आंखों से नजर नहीं आता कि इस टिश्यू के अंदर है या नहीं है, तो वो चीज जो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए, वो देखने के लिए आपको एक स्टेन यूज करनी पड़ती हैं। ये आपके पास स्टेन्स की मुख्तलिफ मिसालें हैं। कोलाजन टाइप 3 देखने के लिए आप जो स्टेन यूज करते हो रेटिकुलिन नाम है उसका। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो आप स्टेन यूज करते हो उसका नाम एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन है। आयरन को देखने के लिए जो आप स्टेन यूज करते हो वो आपका ब्लू स्टेन है। तो इस तरह हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टेन हो गए। ये तो एक जनरल वो हो गया में क्या फ़र्क है, क्या किसको कहते हैं, पैथोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ द डिज़ीज़ डेवलपमेंट है कि कैसे डिज़ीज़ डेवलपमेंट कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, ये हमने पढ़ ली, वो पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा-सा। सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन जो कि मेन हमारा जो जिसके ऊपर एक पूरा जो है चैप्टर बना हुआ है। अब जो सेल इंजरी है, सबसे पहले तो आपको नाम से ज़ाहिर है सेल इंजरी, इंजरी कहते हैं इंजर्ड होने को। तो सेल इंजरी जो है ये इसकी वजूहात होती है, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर है जब ये सेल इंजर्ड होंगे तो ये टिश्यू इंजर्ड होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका हार्ट है, आपका हार्ट इन कार्डियक मसल सेल से बना हुआ है। तो जब कार्डियक मसल सेल डैमेज होंगे तो हार्ट डैमेज होगा। जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन है यानी हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट के सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं। अब ये हार्ट के सेल इंजर्ड क्यों हुए या किसी भी टिश्यू के सेल यानी सेल इंजरी क्यों होती हैं, इसकी मुख्तलिफ काज़ेज़ हैं। जो सबसे सबसे कॉमन काज़ हैं, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये एच हो गया, हाइपॉक्सिया। ये पीएमडीसी के जब एग्ज़ाम्स होते थे तो हर एग्ज़ाम में वो ये क्वेश्चन देते थे कि सेल इंजरी की जो काज़ेज़ हैं, उसमें सबसे कॉमन काज़ क्या है? वो आपके पास हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। अब बेसिकली हाइपॉक्सिया कहते किसे हैं? नाम से जाहिर है, हाइपोमीन हाइपोमीन लो ऑक्सियामीन ऑक्सीजन, ठीक है? तो जब कभी भी किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई लो हो जाए, हम कहेंगे हाइपॉक्सिया हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर ये हार्ट है, ये एक कोरोनरी आर्टरी है जो इस हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ होता है O2, ठीक है? तो हाइपॉक्सिया किसे कहते हैं?
जब किसी भी वजह से सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, हम कहेंगे ये हाइपॉक्सिया। एक और चीज होती है, बहुत जरूरी है समझना, इस्कीमिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्कीमिया? कहते हैं लो ब्लड सप्लाई। जब किसी भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई लो हो जाए तो ये इस्कीमिया है। किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई लो हो जाए, ये हाइपॉक्सिया है। अब आप कहोगे कि फिर एक ही चीज ही हो गई, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो जब लो ब्लड सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन भी तो लो होगा, तो फिर हाइपॉक्सिया भी हुआ, क्योंकि लो ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये ऐसा ही है कि कभी कभी इस तरह होता है कि इस्कीमिया की वजह से हाइपॉक्सिया होता है, यानी हार्ट के पास चूंकि ब्लड की सप्लाई लो थी और ब्लड की सप्लाई लो हो तो हम इसको इस्कीमिया कहते हैं। और ब्लड के अंदर चूंकि आरबीसीज है, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन है। तो जब ब्लड की सप्लाई लो होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी तो लो होगी, तो लो ऑक्सीजन तो हाइपॉक्सिया भी होगा। तो इसी में वजह से भी हाइपॉक्सिया हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं तो जिसमें इस्कीमिया नहीं होता, यानी ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी हाइपॉक्सिया होता है। इसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल देने लगा हूं। वो मिसाल, लेट सपोज किसी बंदे की एज भी कम हो गई है, उसको सीवियर किस्म की है। अब देखो, ये हार्ट है, ये कोरोनरी आर्टरी है। तो ये कोरोनरी आर्टरी तो उतनी ही खुली है, हाँ उसके अंदर डाउनलोड है ब्लड दूसरे जा रहा है। यूनिक मामला। लेकिन 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 इस ब्लड को, ब्लड सप्लाई तो नॉर्मल है, इस्कीमिया नहीं है। इस्कीमिया तब होगा जब ये हार्ट है, ये ब्लड वेसल है, मैं इस ब्लड वेसल को इस तरह तंग कर दूं, तो अब सिर्फ ये थोड़ा सा खुला है तो ब्लड सप्लाई तोड़ गई। या एक बंदे को गोली लग गई, उससे खून बह रहा है तो खून सारा बाहर निकल रहा है, तो ब्लड वेसल के अंदर खून तोड़ा है, इसलिए इस ऑर्गन को थोड़ा खून आ रहा है, उसको भी इस्कीमिया कहेंगे। या आर्टरी जो है वो बंद हो गई है, जब आर्टरी बंद हो गई है तो ब्लड की सप्लाई थोड़ी हो गई है, ये भी इस्कीमिया। तो जब लो ब्लड सप्लाई होगी ये इस्कीमिया। लेकिन हाइपॉक्सिया जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड सप्लाई तो नॉर्मल हो लेकिन हाइपॉक्सिया हो जाए। जैसे इस केस में आपके पास ब्लड सप्लाई नॉर्मल है लेकिन फिर भी हाइपॉक्सिया है। इसकी एक मिसाल आपके पास इनीमिया है, कि ब्लड सप्लाई तो नॉर्मल है लेकिन ब्लड के अंदर आरबीसीज तोड़े हैं, या आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन तोड़ा है। इनीमिया किसे कहते हैं? जब एच बी कम हो जाए। हम ये नहीं कहते कि जब खून कम हो जाए तो इनीमिया होगा, हम कहते हैं जब एच बी कम हो जाए तो इनीमिया होगा। तो जब इनीमिया होगा यानी एच बी कम होगा तो ब्लड सप्लाई नॉर्मल होगी, यानी इस्कीमिया नहीं होगा, लेकिन इस बंदे को हाइपॉक्सिया होगा। कहने का मतलब ये है कि हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया दो डिफरेंट टर्म है। जब कभी भी किसी भी वजह से किसी भी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, लो ऑक्सीजन, हम कहेंगे हाइपॉक्सिया हो गया है। और जब कभी भी किसी ऑर्गन के पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाए हम कहेंगे इस्कीमिया। तो हाइपॉक्सिया मोस्ट कॉमन काज है सेल इंजरी की, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट के सेल इंफार्क्टेड क्यों हो जाते हैं, हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, उसमें इस्कीमिया की वजह से हाइपॉक्सिया होता है। ये कैरोटिड आर्टरी को, सॉरी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बना, जब क्लॉट बना तो थोड़ा ब्लड जा रहा है, थोड़ा ब्लड जा रहा है तो जाहिर है थोड़ा हीमोग्लोबिन जा रहा है, थोड़ा हीमोग्लोबिन जा रहा है तो थोड़ा ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है। तो अगर थोड़ा हीमोग्लोबिन इधर जाएगा हार्ट के पास तो थोड़ा ब्लड जाएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन भी थोड़ा होगा, और हीमोग्लोबिन थोड़ा होगा तो ऑक्सीजन थोड़ा होगा, ऑक्सीजन थोड़ा होगा तो हाइपॉक्सिया होगा। ठीक है? ये हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया में जो फर्क है ये आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया? यस सर। ये क्लियर हो गया है? जी सर। ठीक है। अब जो 2 मिनट आपके रहते हैं। पास अब, एक्सक्यूज मी सर। 2 मिनट जी रहते जी, हैं। सर एक मरतबा थोड़ा बता दे सर, वो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया में क्या फर्क है? जब कभी भी किसी ऑर्गन को, जैसे हार्ट है, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर इस बंदे के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा हो गया, तो इस जो जो ऑर्गन्स हैं इनके पास ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? हीमोग्लोबिन।
तो अगर किसी बंदे के ब्लड में हीमोग्लोबिन थोड़ा है तो ऑक्सीजन भी थोड़ा जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी थोड़ी होगी। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई किसी ऑर्गन को थोड़ी हो जाए, हम कहेंगे इस ऑर्गन के अंदर हाइपोक्सिया हो गया है। हाइपोमीन, किसी भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई लो हो जाए, देखो ईमिया कहते हैं ब्लड को, तो इस्कीमिया जब ब्लड की सप्लाई लो हो जाए, जैसे ये आपके पास हार्ट है, ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के पास ब्लड को लेके आती है, इसको हो गई क्योंकि रास्ता तंग हो गया, आप सिर्फ इतना ब्लड जा रहा है, तो जब ब्लड की सप्लाई कम होगी हम कहेंगे कि इस्कीमिया है। ठीक है, ये दो चीजें, इस्कीमिया और हाइपोक्सिया, इनकी वजह से आपकी सेल इंजरी होती है। इस मीटिंग को खत्म करो, अगली मीटिंग शुरू करो आबिद अली।